हेलो बच्चों, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 29 तारीख की है, 29 दिसंबर की है और ये कक्षा 7th के बच्चों की है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वर्कशीट दे रखी है संज्ञा पर। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह ही नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। ठीक है, ये सारे के सारे जो रेड लाइंस है ना बेटा, ये किसी ना किसी संज्ञा के भेद को व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे बताएंगे किस चीज़ को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम है। ठीक है ना, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास, ये किसी विशेष स्थान या वस्तु, किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम है। ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी झुंड आदि जाति विशेष या समूह के नाम है। और जो विद्यार्थी या झुंड, ये सब किसके नाम है, जाति विशेष के नाम है। फिर आगे लिखा हुआ है, बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भाव के नाम है। ठीक है, ये कौन से भाव के नाम है, बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये किसी भाव यानी किसी फीलिंग या किसी इमोशनल चीज़ जो हम बोलते हैं किसी चीज़ में यूज़ की जाती है उसके नाम है। फिर आगे लिखा है, अंततः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये बेटा हो गई संज्ञा की परिभाषा। जब भी आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा आपको विस्तार में बताया गया है इसकी परिभाषा समेत। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो संज्ञा या शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, ये ताजमहल किसी विशेष स्थान को दर्शा रहा है, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो कल्पना चावला एक व्यक्ति का नाम है और कोलंबिया एक स्थान का नाम है, तो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। फिर आगे चलते हैं, दूसरा लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आज का युवक कल का नेता है, तो ये युवक जो है और नेता जो है, क्योंकि बेटा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैं बताती हूँ। जाति मतलब होता है एक समूह यानी एक ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम बोले विद्यार्थी, अब विद्यार्थी तो बहुत सारे होते हैं, एक विद्यार्थी तो नहीं है ना, किसी का नाम कल्पना होगा, किसी का नाम ऋतु होगा, किसी का नाम मनीषा होगा, तो विद्यार्थी तो बहुत सारे, एक तो नहीं है। तो इसीलिए ही जो ग्रुप होता है, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गया या फिर जैसे यहाँ पर लिखा युवक, तो युवक यानी जो यूथ होती है, जो जवान लोग होते हैं, तो जवान एक तो नहीं, एक व्यक्ति तो नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो इसलिए जो झुंड में होते हैं या जो ग्रुप होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युवक हो गया, नेता हो गया, नेता एक तो नहीं है, बहुत सारे नेता है। जैसे शेर एक नहीं है, बहुत सारे शेर है। भेड़, भैंस एक नहीं है, बहुत सारी भैंसें हैं, है ना, कि भांति झुंड में नहीं रहता। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक लाइन लिखी है, शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता है। तो ये जो शेर है और भेड़, भैंस, ये सारे के सारे एक ग्रुप को सिंबल कर रहे हैं, ग्रुप को
बता रहे हैं, एक समूह को बता रहे हैं, तो ये हुए जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब शिक्षक भी एक नहीं होता, पढ़ाने वाला जो है टीचर वो एक नहीं होते, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। ऐसे ही छात्र यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाव का बोध करवाते हैं, यानी किसी फीलिंग, किसी इमोशनल चीज़ को बोध करवाना, किसी उसको व्यक्त करना भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा के जैसे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, जैसे क्रोध यानी गुस्सा आना, एक भाव को व्यक्त कर रहा है ना। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो क्रोध जो रेड पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। बचपन किसी फील को बता रहा है, बचपन, बुढ़ापा है ना, लाचारी, गरीबी, ये एक फीलिंग बता रहा है, एक भाव को बता रहा है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बचपन में गांधी जी ने बड़े शर्मीले बालक थे, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या दूसरा लिखा, उगते सूरज की लालिमा देखो, उगते सूरज की लालिमा, एक भाव व्यक्त कर रहा है कि कितना अच्छा लगता है उगता हुआ सूरज, है ना। तो ये सारे क्या हुए, भाववाचक संज्ञा हुई। तो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर आपको संज्ञा डिफरेंट टाइप की संज्ञा, वो उनके भेद दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कौन सा भेद है, संज्ञा का कौन सा भेद है। तो चलो, पहला क्या लिखा हुआ है, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। अब यहाँ पर यहाँ ब्लैक लाइन से अंडरलाइन है एवरेस्ट, तो एवरेस्ट जो है नेपाल की सीमा में है, ठीक है। एवरेस्ट जो है नेपाल की सीमा में है, तो ये क्या है, एक जगह का नाम बता रहा है एवरेस्ट, और विशेष किसी चीज़ का नाम है। तो क्या ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, है ना। किसी विशेष चीज, किसी विशेष स्थान का नाम है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर दूसरा है झुंड में चलना भेड़ों का काम है। यहाँ पर बेटा दो तरीके की संज्ञा आएंगे, दो तरीके की संज्ञा के भेद है। यहाँ झुंड की बात हो रही है, तो यानी यहाँ ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले तो आएगा जातिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है ना। और दूसरा बेटा यहाँ पर एक तरीके से भाव भी व्यक्त हो रहा है, किसी को हम कटाक्ष कर रहे हैं कि झुंड में चलना तो भेड़ों का काम है, इस तरीके से हम अगर कटाक्ष कर रहे हैं किसी में, तो ये एक तरीके से भाववाचक संज्ञा भी है, भाववाचक संज्ञा भी कहलाएगी। तो यहाँ पर आप दोनों ही लिखोगे, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। फिर तीसरा लिखा है क्रोध अकल को खो जाता है, क्रोध अकल को खो जाता है, तो क्रोध की बात हो रही है, यानी यहाँ भाव की बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर चौथे में क्या लिखा है, नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है, नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी जो है ये बता रहा है जातिवाचक संज्ञा को, क्योंकि नारी सिर्फ एक तो नहीं होती है, बहुत सारी होती है, तो जातिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है ना बेटा। फिर यहाँ पर जो पांचवा लिखा है, ये लिखा है ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई एक तरीके से भाव ही व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होगा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, पर यहाँ पर अभी ये फीलिंग व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा लिखोगे आप यहाँ पर, यहाँ आपको इन्होंने लाइन दे रखी है, यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। फिर छठा क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला दिल्ली में है, तो दोनों ही स्थान है, लाल किला भी एक जगह है, और क्योंकि दिल्ली में ही लाल किला आता है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर सातवां लिखा हुआ है कि राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा।
फिर 8वां लिखा है मेरे घर में आम का पेड़ है। पेड़ में अंडरलाइन है, तो पेड़ जो है एक नहीं होता है, कई सारे पेड़ होते हैं और आम के पेड़ भी कई सारे होते हैं, इसीलिए यहाँ आएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर 9वां लिखा हुआ है सदा सत्य बोलो। तो सत्य ये एक फील को व्यक्त कर रहा है, एक भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा भाववाचक संज्ञा। फिर 10वां लिखा हुआ है बेटा वह बुढ़ापे में दुखी है। तो बुढ़ापा एक भाव को व्यक्त कर रहा है ये कि वो बुढ़ापे में दुखी है, तो यहाँ पर भी आएगा भाववाचक संज्ञा। तो इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।